हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू संस्कृत क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम लोग संस्कृत की ही बात कर रहे हैं और हर एक क्लास संस्कृत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग देखिएगा, हम लोग वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, संधि को पढ़ चुके हैं, अपवाद पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रकरण की बात करें तो समास प्रकरण को हम लोग देखेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ से समास के जितने भी टॉपिक बनते हैं और आप लोग आज पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पढ़ा तो बहुत होगा लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा, राइट। और यहाँ से आपके अव्यय समास जो है, आपके और भी अन्य चीज़ें हैं जो भी मतलब एक एक पॉइंट को लेकर हमने चर्चा करेंगे। तो परिभाषा क्या है? अनेक पदानम एक पदी भवनम समास। कहा कि ये पद है, ये पद है, ये पद, ये पद है। इस पदों को हम एक पद कर रहे हैं, उसे हम समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये समसनम समासा, ठीक है, वही अर्थ को देती है। जो समस्त पद हो जाए उसे हम समास कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में से कोई भी पूछ सकता है कि समास की कौन सी परिभाषा, या दे देगा डैश 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 समासा, डैश 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 एक पदी भवनम समासा, ठीक है। हाँ, विग्रह क्या? वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। कहा कि वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य को हम विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा बताए, वृत्ति अर्थ बता दे पूरा क्या की चीजें होती है, उसे हम विग्रह कहते हैं। अब देखिएगा, विग्रह दो प्रकार के होते हैं। विग्रह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होते हैं? जो लोक में प्रचलित है, मतलब जो व्यवहार में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। अलौकिक वो होते हैं जो पुस्तक में प्रचलित हैं, किताब में, बुक में। कहा कि वहीं तक व्याकरण आप पढ़ते हो तो बहुत सारे प्रत्यय हैं आप नहीं जानते, लेकिन वो लगते हैं। संधि है, करते हो, लेकिन उसमें संधि में बहुत सारी चीजें लगती हैं, तब संधि स्पष्ट हो पाती है, तो आप नहीं जानते। और ये प्रचलित है कि गुण संधि में ये आता है, वो आता है, ये लौकिक है, ठीक है, लोक में। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, जैसे दशरथस्य पुत्रः, ठीक है। इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया, पुत्रा में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया है, ओके। अब इसी को हम अलौकिक पुस्तक की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो यहां होगा दशरथा गस पुत्र शु, ठीक है। क्योंकि जो विसर्ग आता है वो सु से आता है, जो स्या आता है वो गस होता है। ये प्रत्यय कौन से? तिप प्रत्यय, जो तिप प्रत्यय पढ़ते 21, वही। तो ये अलौकिक हो गया, ये लौकिक हो गया। लोक में प्रचलित ये ज्यादा है। अब देखिएगा, अर्थ दोनों का सेम होगा। क्या होगा? दशरथ का पुत्र, ठीक है, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। तो लौकिक में यही अंतर है, अलौकिक में यही अंतर है, बस, और कोई अलग चीज नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद देखो, हमने हर चीज को अलग अलग किया है, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। समास के भेद बताए गए हैं। पहला पॉइंट, सिद्धांत कौमुदी में समास के 4 भेद बताए गए हैं। किसने बताए? भट्टोजी दीक्षित ने। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तभी आपका कभी कभी प्रश्न बनता है, द्विगु समास का उदाहरण दिया हो तो तत्पुरुष का आपका ऑप्शन में आता है। तो तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु। ये यहाँ पर सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने 5 समास के भेद माने गए। इन्होंने अभी भी 2 का अभाव किया, उन्होंने 3 का अभाव किया भट्टोजी दीक्षित ने। तो इन्होंने अव्ययभाव समास माना, तत्पुरुष माना, इन्होंने कर्मधारय और द्विगु एक माना है, द्वंद्व माना और बहुव्रीहि माना, ठीक है। ये आपके 5 हो गए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब जो हमारी बेसिक पाठ्यक्रम में चल रहा है, बेसिक पाठ्यक्रम में चल रहा है, जो पुस्तकीय रूप से चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो SCERT चल रही है, उसने पाठ्य पुस्तकों में समास 6 माने गए। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। हम इन्हीं 6 समासों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है और एग्जाम की दृष्टि से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं।
नोट, समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं, आपको 6 ही लगा के आना, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पूछे जाए बरद राज के हिसाब से कितने हैं, बरद राज के हिसाब से, तो बरद राज के हिसाब से 5 है। पूछा जाए भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने, तो 4। और वैसे अगर किसी का नाम ना हो तो समास 6 प्रकार के। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपको होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अव्ययभाव समास। पहला समास अव्ययभाव समास, जिसमें हम पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययभाव। पहला पदार्थ प्रधान होता है, पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, तो अनव्ययम अव्यय संपद्यते इति अव्ययभावः, कहा कि जिसका व्यय ना हो, खर्च ना हो, संपादन हो, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे नोट में देख लीजिएगा, अव्ययभाव समास होने पर जो समासिक पद बनेगा, ये इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। पद अव्यय बन जाता है, जो अव्ययभाव समास हो जाता है वो समासिक पद क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है, और वो नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन हमेशा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन ही डैश समासा किम अव्ययभाव। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं अव्ययभाव समास करने वाला सूत्र क्या है। ये हमने सूत्र लिखा है, थोड़ा अलग अलग करके लिखा है, अलग नहीं है बल्कि हम इसको मिला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने फिर इसको अलग किया। तो विभक्ति अव्ययम विभक्ति, ठीक है, विभक्ति अव्ययम विभक्ति समी समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। ये पूरा एक बहुत बड़ा सूत्र है और आपको दे देगा विभक्ति अव्ययम विभक्ति डैश डैश डैश, ये किसका सूत्र है, किस समास का सूत्र है, तो अव्ययभाव समास का। इसके अंतर कितने चीजें आएंगी, तो विभक्ति के योग में समास होगा, समीप समृद्धि विरद्धि अर्थाभाव अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल अंतवचन। 16 प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको पीडीएफ बना के रख दी है, एक विग्रह भी कर दिया है जिससे कि आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो विभक्ति है, विभक्ति में क्या होता है, हम विभक्ति को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब विभक्ति में इति आएगा, इति को हम आदि में परिवर्तित करेंगे। कैसे, हरऊ एति, ये समास विग्रह हुआ आदि हरि का, तो हरऊ एति, हरऊ में सप्तमी व्यक्ति है कि नहीं है, इति को हम किस में बदलेंगे, आदि में, इति को हम किस में बदलेंगे, आदि में। तो आदि में बदलेंगे, इसका पूर्व रूप हो जाए, मल्टीपल हो जाए, इधर का उधर उधर का इधर, तो आदि आएगा इधर और हरि जाएगा उधर, यहाँ रहेगा मूल शब्द हरि, तो आदि हरि बन जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, मूल शब्द आदि हरि, अध्यात्मम अधिकोपम। क्लियर है, ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दूसरा समीप माने होता उप, उप ये प्रश्न बनता है, समीप, समीप का अर्थ होता उप, उप का अर्थ होता समीप, उप गंगम गंगाया समीपम। ठीक है, समीप को हम किस में परिवर्तित करेंगे, तो उप में करेंगे। ओके, और मूल शब्द यहाँ गंगाया षष्ठी व्यक्ति हमेशा प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो गंगाया, तो गंगाया हम षष्ठी है, लेकिन यहाँ मूल शब्द क्या है, मूल है गंग, क्या गंग, तो उपगंगम। और जब हमने ये कहा है कि नपुंसक लिंग में बनेंगे, जो भी अव्ययभाव समास होंगे वो नपुंसक लिंग में बने, एक वचन में, तो गंगाया समीपम क्या हो जाए, उपगंगम उपनगरम उपकृष्णम उपकूलम उपतटम। तो तटानाम कूलानाम कृष्णानाम नगरानाम गंगानाम, गंगाया। ठीक है, नगरस्य कृष्णस्य कूलस्य तटस्य एक वचन का होगा। तो यहाँ समीपम उप की जगह समीप लगाते चलिएगा, क्षेम आपका हो जाएगा। आगे बात करते समृद्धि, समृद्धि को हम किस में बदलेंगे, शु में, तो मद्राणाम समृद्धि। देखिए यहाँ मूल शब्द क्या, मद्र, ठीक, यहाँ समृद्धि को सु में बदल दिया, सु इधर आएगा, मद्र इधर जाएगा, तो बन जाएगा सुमद्र। ठीक है, अब ये नपुंसक लिंग बनेगा, तो नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा, मां आ जाएगा, तो बन जाएगा सुमद्रम सुभिक्षम। इसी प्रकार से यवना नाम वृद्धि, मतलब वृद्धि का जो है दुर में बदलेगा, वृद्धि किस में परिवर्तित करेंगे, दुर में, दुर उपसर्ग में। तो यवना नाम, यहाँ यवन शब्द है, यवन शब्द है, वृद्धि को हम दुर में बदलेंगे, तो दुर्यवनम, दुर्वेक्षम दुस्सकम दुराक्षसम।
ये ऐसे कहीं भी उदाहरण आए अव्ययभाव समास के हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अर्थाभाव। अर्थाभाव को किस में परिवर्तित करेंगे? निर में। तो देखिए मच्छकाराम, यहाँ मच्छिक शब्द है, कौन सा है? मच्छिक। मूल शब्द क्या? मच्छिक। षष्ठी व्यक्ति मक्खियों का अभाव, अभाव को हम बदलेंगे निर में। रा का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा कहाँ? रेफ है, संधि पढ़े हो ना, बेसर्ग संधि, तो उसमें निर्मच्छकम हो जाएगा। निष्प्राणम, निर्विघ्नम, निर्मस्कम, निर्जनम, निर्दोषम। उसी प्रकार से अत्यय है, अत्यय को हम अति में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हेमस्य अत्यया। अत्यय को हम अति लगा देंगे, अति इधर आएगा, यहाँ हेम बचेगा, तो अति हेमम, अतिरोगम, अतिशीतम। ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब असंप्रत क्या? निद्राराम, निद्रा संप्रत न युज्यते, इस पूरे को हम बदलेंगे अति में। तो अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, ठीक है, तो हम संप्रति न युज्यते इसको बदलेंगे अति में। ओके, मूल शब्द है नेत्र, इधर करेंगे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा अति नेत्र, अति निद्र, मां लग जाएगा तो अति निद्रम, अति निद्रम, अति स्वप्नम, अति कंबलम। करेक्ट, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट को मैंने चुना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना क्लास को, ठीक है, और नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आगे बात करें शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव जो होता है वो प्रकाश अर्थ में होता है। प्रकाश को हम इति में परिवर्तित करेंगे, किसमें करेंगे? इति में। तो हरि का हरि शब्द रहेगा, मूल शब्द हरि, प्रकाश को हम इति में परिवर्तित कर देंगे, इति आएगा इधर और हरि जाएगा इधर, तो हो जाएगा इति हरि, ठीक है। इति हरि में शब्द प्रादुर्भाव के योग में कौन सा समास हो जाएगा? विभाव। इति विष्णु, इति पाणिनि, इति ज्ञानम। क्लियर है? यहाँ हरि में विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सीधा किया गया। ओके, हाँ। पश्चात को हम किस में बदलेंगे? अनु में। किसमें? अनु में। तो पश्चात को हम अनु में बदलेंगे, तो यहाँ विष्णु है, क्या है? विष्णु। पश्चात मूल शब्द क्या है? विष्णु है। मूल शब्द को याद रखिए, हमेशा समास जितने भी पढ़ेंगे विष्णु शब्द, पश्चात को हम अनु में बदलेंगे। अनु इधर आएगा, पश्च इधर जाएगा, तो बन जाएगा अनु विष्णु, अनुरामम, अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपालम। क्लियर है? मान लीजिए अनुरामम को हमने लिया तो रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात सेम कर दो, षष्ठी व्यक्ति आ जाएगी। तो यहाँ मूल शब्द राम है, पश्चात को अनु बदलेंगे, अनु जो है इधर आएगा, राम इधर जाएगा, तो अनुराम, अनुरामम, क्योंकि नपुंसकलिंग बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10, यथा के 4 भेद होते हैं। पहला योग्यता, योग्यता को हम अनु में परिवर्तित करेंगे। तो रूपस्य योग को कहा कि जिसके चीज कोई योग्य हो, कहा कि सीधी सी बात अगर बात करें, कहते हैं ना कि वर वधू की अगर बात करें तो इसकी योग्य था, योग्य है या नहीं है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जज करते हैं इसमें, कई 100 लोग जज करते हैं इसमें। ठीक है, तो कहा कि रूपस्य योग्यम, तो मूल शब्द रहेगा रूप, योग्य को हम बदलेंगे अनु, तो हो जाएगा अनु रूपम अनुगुणम। ठीक है, कहा कि आपके गुण के योग, आपके रूप के योग है कि नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा। पॉइंट नंबर खा, यानी कि विप्सा अर्थ में बार बार द्योतित अर्थ में, विप्सा को प्रति में बदलेंगे, इसका अर्थ होता बार बार कोई चीज कहना। तो अक्षम, अक्षम प्रति, मूल शब्द का अक्ष, अक्ष है ना, अक्ष है, इसको प्रति में, प्रति का प्रति रहेगा तो प्रत्यक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें यड़ संधि हो जाएगी। प्रत्यक्षम, प्रत्येकम, प्रतिग्राम, प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, प्रतिजनम, प्रतिछात्रम, प्रतिदेशम। अब बहुत लोग सोच रहे हैं ये जल्दी बहुत है, थोड़ा आराम से। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इतने उदाहरण दिए हैं, जो एग्जाम्पल मैंने दिए, एग्जाम्पल, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपका क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एकम एकम हो जाएगा, एकम एकम, दिनम दिनम, अर्थम अर्थम, ठीक है, जन्म जन्म, छात्रम छात्रम, दो बार, दिशम दिशम। ठीक है, तो ये आपके प्रति बाद में लग जाएगा सभी में, अर्थम अर्थम, दिनम दिनम, ग्रहम ग्रहम, एकम एकम, अक्षम अक्षम,
जन्म जन्म छात्रम 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 दिशम दिशम। ठीक है, तो ये वीपशार्थ में हो जाएगा। पदार्थ अनत विरक्ति, गा नंबर है तीसरा, अनत क्रम को हम यथा बदलेंगे, शक्ति का शक्ति रहेगा। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, एक उदाहरण आपको मिलेगा यथा शक्ति, और एक उदाहरण मिलेगा आपको यथा शक्ति। तो हमेशा याद रखिए ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विसर्गें नहीं लगती हैं। तो यहाँ शक्ति को शक्ति रखेंगे, इतनी शक्ति है ना। हाँ, अनंत क्रम को हम यथा में बदलेंगे, यथा का मल्टीपल करेंगे इधर का उधर, तो यथा शक्ति। ठीक है, मेरे शक्ति जैसा, यथा बलम मेरे बल जैसा, मेरे समय जैसा, मेरी बुद्धि जैसा, मेरे ज्ञान जैसा। ठीक है, क्लियर। तो ये यथा ज्ञानम, यथा बुद्धि, यथा समय, यथा, वैसे देख के आप पहचान लोगे, लेकिन मैं समास विग्रह की बात कर रहा हूं। लास्ट है यथा के योग में सादृश्य को सा में परिवर्तित करेंगे, हरे सादृश्यम। ठीक है, रूपस्य सादृश्य, सादृश्य को सु में बदलो, यहां मूल शब्द रूप, यहां हरि शब्द, तो सहरि स्वरूपम। ओके, आगे बात करते हैं 11, आन पूर्व। आन पूर्वेण को हम अनु में परिवर्तित करेंगे, ये थोड़ा बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ज्येष्ठम आन पूर्वेण, आन पूर्वेण को हम अनु में करेंगे तो हो जाएगा अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ बड़ा है। अनुवर्ण से अन पूर्वेण, अनुवर्णम, वर्ण में बड़ा है, वर्ण माने जाति में बड़ा है। ठीक है, यहाँ जाति से बोध है। योग पद्य का अर्थ होता है युगपद, मतलब सा में परिवर्तित करेंगे, किसी के साथ बात कही जाए पूरी कंप्लीट, चक्र के साथ, हर्ष के साथ, हंसते हुए, कहते हैं अरे यार क्या बात है, मस्ती से कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चक्रेण युगपद क्या हो जाएगा, चक्रेण युगपद। युगपद को हम बदलेंगे सा में, सा को इधर करेंगे, मूल शब्द रहेगा चक्र, तो सचक्र, और नपुंसक लिंग में जाएंगे तो सचक्रम सहर्षम। क्लियर हो जाएगा ये सब। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 13, सादृश्य। सादृश्य को हम किसी की तुलना की जाए, सदृशा सख्या, कहा कि मेरा सखी के समान है, मित्र के समान है। ओके, तो यहां पर सदृशा जो है इसको हम सा में परिवर्तित करेंगे, और सखा का सखी शब्द है, मूल शब्द सखी है, तो स सखी, सहर्षेण, सदृशा हर्षेण, सहर्षेण सहर्षम। संपत्ति को सा में बदलेंगे, मतलब संपत्ति के साथ। ठीक है, तो यहां हम लिख दूं छत्राणाम, क्षत्रियों की संपत्ति। ठीक है, छत्राणाम संपत्ति, तो मूल शब्द है छत्र, मूल शब्द क्या है छत्र, और यहां रहेगा सा को इधर करेंगे, छत्र को इधर, तो बन जाएगा सछत्र। जब सछत्र बन जाएगा तो नपुंसक लिंग में जाएगा, तो सछत्रम। ओके, संपत्ति के योग में। आगे बात करते हैं, ये आपकी लास्ट स्लाइड है जो 16 प्रकार हुए थे। साकल्य, साकल्य साकल्य की अर्थ जो होता अपि अपरित्यज्य को, अपि अपरित्यज्य, यानी अपि अपरित्यज्य को हम किस में बदलेंगे, सा में। तृणम का तृण मूल शब्द है तृण, सा इधर, तृण इधर, तो सतृणम। ठीक है, अंत बचने का, अंत में, अंत मतलब पर्यंतम, कहा कि मैं 1 महीने में, कहा कि जब तक अग्नि चलेगी तब तक ग्रंथ पढ़ लेंगे, कहा कि जब तक लाइट रहेगी तब तक मैं पढ़ लूंगा, जब तक आपका कोई कार्य हो रहा उससे पहले तब तक हम कर लूंगा। तो ये सारी चीजें पर्यंत होता है, तो पर्यंत से को सा में बदलेंगे, अग्नि ग्रंथम पर्यंतम, कहा कि इसका क्या होगा, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। ठीक है, कहा कि जब तक अग्नि जलेगी तब तक हम ग्रंथ को पढ़ लेंगे, अग्नि के अंत तक। तो हो जाएगी ग्रंथ पर्यंत जो है इसको सा में बदलेंगे, यहाँ अग्नि का यहाँ मैं लिख देता हूँ, शा अग्नि हो जाएगी। ठीक है, ये आ और सा में आ है उसको दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा साग्नि। क्या बन जाएगा, साग्नि। ठीक, क्लियर है। ये आपके थे 16 भेद।
अब कुछ अपवाद हैं, उनको भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। आज हम लोग अव्ययभाव समास को क्लियर कर लेंगे इस क्लास में, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, ठीक है। हाँ, इसलिए नोट है बहुत ही शानदार। नदी विश्य, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। भाई जो संख्यावाची शब्द है वो नदीवाची शब्दों के साथ समास होता है, और वह अव्ययभाव समास कहलाता है। कैसे कहलाता है, प्रश्न ये उठा। तो पंचगंगम द्वयम्नम सरत नर्मदम, जैसे आपका समास विग्रह होगा, पंचानाम गंगा नाम समाहारा, ठीक है। तो यहां पंच माने 5 होना चाहिए द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है, होना चाहिए द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची है। तो यहां अव्ययभाव कैसे, तो फिर सूत्र आता है नदी विश्य। इन्होंने कहा नहीं, जो भी नदीवाची है, गंगावाची है, ठीक है, उन सभी शब्दों में क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो यहां मूल शब्द रहेगा पंच, यहां रहेगा गंग, तो पंच गंगम, ठीक है। द्वयोः यमुनयोः समाहारा, ठीक है। कहा कि 2 यमुना का समूह, तो यहाँ यमुनावाची होने के कारण, यहाँ गंगावाची होने के कारण क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो द्वयम्नम सरत नर्मदा, कहा कि सरत माने सरता नदी, नर्मदा माने नर्मदा नदी। तो नदीवाची चाहे आपका गंगावाची हो, तो इन सभी में क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थोड़ा इसको समझना। अभिभावे शरत प्रति शरत प्रभृतिभ्या, प्रभृतिभ्या, अव्ययभाव समास में शरद आदि शब्दों के समासांत टच प्रत्यय होता है, तो उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। टच प्रत्यय होगा, ठीक है, शरद इत्यादि। तो शरद में देखिएगा, ये शरद शब्द है, क्या है, शरद शब्द है, तो मैं इसका शरदः समीपम, शरदा समीपम, ठीक है। शरद शब्द से टच प्रत्यय हो जाता है, टच में आ से बचता, शरद मिल जाता है। तो समीप को हम किस में बदलेंगे, उप में, ठीक। शरद शब्द है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो जाएंगे ये इधर करेंगे, तो उप शरद, और नपुंसकलिंग होगा तो उप शरदम, ठीक, टच प्रत्यय। प्रतिविपासम, तो प्रतिविपासम का क्या होगा, विपासम, ये शरद आदि शब्दों के अंतर्गत आता है। विपासम, विपासम प्रति, ठीक है, तो बन जाएगा प्रतिविपासम, इसमें भी टच प्रत्यय हो जाते हैं। 2 उदाहरण याद रखिएगा। सूत्र कौन सा है, अव्ययभाव शरत प्रति प्रभृतिभ्या, इस सूत्र से। अगला सूत्र है अनश्च, जिस अव्ययभाव समास के अंत में अन होता है उसमें टच प्रत्यय होता है। जैसे आपका राजन शब्द है, जैसे आपका राजन शब्द है, राजन के अंत में अन है, इस समुदाय में टच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा। समास विग्रह क्या होगा, वही हो गया राज्ञा समीपम, ये आप लोग थोड़ा याद रखिए। तो बन जाएगा उप राजम, वही समीप को उप में परिवर्तित करेंगे। आगे बात करते हैं, और ये लास्ट सूत्र है, आप लोग जो है परेशान मत होइएगा। उम्मीद करता हूँ 30-35 मिनट की क्लास बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ। नपुंसकादन्यतरश्याम, ये कहता अन अंत वाला जो नपुंसकलिंग शब्द है, अन अंत वाला जो नपुंसकलिंग शब्द है, उस अव्ययभाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। क्या होता है, विकल्प से टच प्रत्यय होता है। तो मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। जब होगा तब क्या बनेगा, जब नहीं होगा तब क्या बनेगा। तो भैया अन अंत वाला, तो यहाँ है चरमन शब्द। कौन है, चरमन शब्द। तो इसके अंत में अन है कि नहीं है। और चरमन जो शब्द है ये नपुंसक लिंग भी है, ठीक है, नपुंसक लिंग भी है। तो इसमें विकल्प से टच प्रत्यय हो जाएगा। टच प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा जैसे उपसर्गम बनाता वैसे ही उपचरमम बनेगा। ये टच प्रत्यय होने पर
जब नहीं होगा तो बनेगा औपचर्म। ठीक है, तब क्या बनेगा? औपचर्म। बस ये थे आपके इंपोर्टेंट। समास विग्रह सेम होगा, बराबर होगा। ओके, जब टच प्रत्यय होगा तो औपचर्मम और नहीं होगा तो औपचर्म। ठीक है, तो ये थे अव्ययभाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। आपका अव्ययभाव समास इसी क्लास में लास्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, समाप्त हो गया है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बिल्कुल पढ़ के आ सकते हैं। शानदार तरीके से हम लोग समासों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।